या विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसकी देखें तो ये क्लॉक की तरह वर्क करती है। आप लोगों की क्लॉक पे 12 बजे तक के 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स होते हैं और 12 बजे के बाद दोबारा से आपकी घड़ी पर 1 बजना शुरू हो जाता है, फिर 2, 3, 4, 5। लेकिन इन एक्चुअल अगर हम उस चीज को देखें तो वो किस तरह से आपका वर्क कर रहा होता है। अगर मैं 24 आवर्स के साथ इसको कंपेयर करूं तो आपकी क्लॉक किस तरह से वर्क कर रही है, कुछ आइडिया होता है आप लोगों को इस चीज का? बेसिकली आप उसको रैप अराउंड कर रहे होते हो अगेन 12 के, यानी कि आप मोड ले रहे होते हो उसका 12 के साथ। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को आपको शेयर, अगर हम मॉडुलस में क्लॉक की एनालॉजी लें तो क्लॉक आपका किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, आपकी क्लॉक में 12 तक इस तरह से। ठीक है, अगर मैं देखूं कि आपका रात 12 AM से मैम ये हो गई आगे है टाइम सीपी, इसका स्टार्ट क्या होता है। करूँ अब? जी, ये हो गई है सीपी। अच्छा देख लेते हैं उसको। 12 AM के बाद 1 AM, 2 PM, AM, 3 AM, 4 AM इस तरह से चलता रहता है। उसके बाद आपके पास बच जाते हैं सुबह के 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ से होते हुए आपके पास आ जाता है 12 PM। जैसे 12 PM होता है तो हम अगेन उसको कहने लग जाते हैं 1 PM आ गया है, 2 PM आ गया है एंड सो ऑन। यहाँ पर आपके पास आ गया है 2 PM। इसके बाद ना अगर मैं इसको 24 आवर की, आपके पास कौन सा फॉर्मेट है, 12 आवर फॉर्मेट वाला, अगर मैं इसको 24 आवर फॉर्मेट के अंदर देखूं तो वो किस तरह से होता है। जब आपके पास 12 PM आता है बेसिकली, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है, उसमें एम तो AM PM तो उस तरह से नहीं होता। 12 के बाद आपके पास बचते हैं 13, फिर आपके पास आते हैं 14, 15, 16 एंड सो ऑन। फिर रात के जो 12 होते हैं उसको वो 24 कंसिडर करता है, ऐसे ही है। तो अगर मैं देखूं तो वो क्या कर रहा होता है, वो रैप कर रहा होता है आपकी क्लॉक को। ठीक है, 12 के बाद दोबारा आप रैप कर जाते हो 1 पे। 1 पे कैसे रैप करते हो? इट मीन जो वो 13 था, 13 मॉड 12 के साथ हो रहा था। ठीक है, तो 13 मॉड 12 इज 1, 14 मॉड 12 इज 2, और 15 मॉड 12 इज 3। ठीक है, तो वो घड़ी की जो वो 24 आवर 12 आवर फॉर्मेट का आपस में रिलेशनशिप है वो मॉडुलस के साथ आप लोगों का हुआ हुआ है कि वो रैप कर रहा होता है आपकी घड़ी के जो सुइयां हैं। 12 बजे के बाद दोबारा टाइम 13 बजे को 1 बजे के साथ रैप करता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लॉक एनालॉजी के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये आपके पास क्लॉक एनालॉजी हो गई जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि 12 और 24 घंटों को आपकी कन्वर्जन जो होती है वो किस तरह से करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल दी हुई थी हमारे मोड की, ये मोड की एग्जांपल्स हमने कर ली हैं, एक्सपोनेंट की एग्जांपल हमने कर ली है। उसके बाद एक्सपोनेंट की रिडक्शन भी हो गई, ये एक्सपोनेंट की कंप्लीट एग्जांपल सॉल्व की हुई भी मैंने डाली हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये जो बड़ा नंबर मैं कह रही थी आ सकता है ये उसकी एग्जाम्पल के साथ है। ठीक है, अब आता है आपका कॉन्सेप्ट कोप्राइम का। कोप्राइम आपके पास क्या चीज होती है? अगर आपके पास कोई से भी दो नंबर्स गिवन है और उन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो आप उसको कहेंगे कि ये दो नंबर्स आपस में क्या है, कोप्राइम है। ठीक है, कोप्राइम क्या चीज होती है? अगर आपके कोई से भी दो नंबर्स हैं और उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये कोप्राइम्स है। ठीक है, तो अब जरा हम वापस वीडियो पे आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है, या रिलेटिव प्राइम इसको हम कहते हैं। दो नंबर्स या तो रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं या को प्राइम हो सकते हैं। कब को प्राइम होंगे? जब दो नंबर, अगर ए और एन दो नंबर हैं, इन दोनों का अगर आप जीसीडी कंप्यूट करो और वो इक्वल टू 1 आ जाए तो वो दोनों क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 3 और 7, इन दोनों का जीसीडी लें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालें दोनों का, तो 3 और 7 को सेम कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है? 1 के अलावा इन दोनों को कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, 3 और 7 को अगर इकट्ठा डिवाइड करना हो तो दोनों 1 से ही डिवाइड होंगे, इसके अलावा कोई और कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते दोनों। तो इट मीन्स इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है,
1 है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ GCD ऑफ 12 एंड 14 लें तो वो क्या आएगा मेरे पास, 12 एंड 14 दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद 1 ही उनका कॉमन फैक्टर आएगा। इट मींस ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का 2 है। अगर ये 2 है तो ये दोनों आपस में कोप्राइम नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोप्राइम। अब कोप्राइम इसलिए आपको बताया है क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने यूज करना था इसको आपके चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है। तो अब हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को एक बार देख लेते हैं कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपके पास क्या होता है, ठीक है। अच्छा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आपको ये कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कॉन्ग्रुएंसीज गिवन है, इसको मैं लिखती हूँ एक बार, TRT हम इसको कहते हैं, ये आपका क्या है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। चाइनीज रिमाइंडर आपको थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कॉन्ग्रुएंसीज गिवन है पेयर के अंदर तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसमें ये प्रूव कर सकते हैं कि उनका सबका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसीज गिवन है। पहली कॉन्ग्रुएंसी है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3। दूसरी मेरे पास गिवन है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 और तीसरी मेरे पास गिवन है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, ठीक है। अभी इनिशियली मैंने आपको बताया था, जो हमारी सबसे पहला पेज था इस पे मैंने आपको बताया कि ये अगर दो नंबर मेरे पास सेम मॉड n के साथ हैं, इट मींस इन दोनों नंबर्स का रिमाइंडर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, इट मींस मुझे यहाँ पे जो नंबर फाइंड करना है उसका रिमाइंडर वही आएगा जो इसका रिमाइंडर आएगा इसके साथ मॉड लेने से। यानी 2 का मॉड 3 के साथ लूंगी तो आंसर 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे जो x आएगा नंबर उसका मैं जब 3 के साथ मॉड लूंगी तो उसका रिमाइंडर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने x फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। x किस तरह से आप फाइंड करेंगे, सेवरल के पहली कंडीशन आपकी ये है कि आपने चेक करना है कि ये जो मोड वाले 3 नंबर हैं क्या ये कोप्राइम्स हैं आपस में। तो हम देख लेते हैं कि क्या स्टेप 1 में हम चेक करते हैं कि जो आपके पास मॉडुलाई गिवन है, क्या गिवन है, मॉडुलाई। स्टेप 1 मॉडुलाई, मॉडुलाई आपके पास इस टाइम है 3, 4 और 5। तो 3, 4 और 5 चेक करें, मॉडुलाई 3, 4, 5 आर कोप्राइम्स और नॉट, ठीक है। वो किस तरह से चेक होंगे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 3, 4 और 5 ये तीनों क्या किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 1 से हो सकते हैं बस, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे हाँ जी GCD ऑफ 3, 4 एंड 5 इज इक्वल टू 1, हेंस कोप्राइम्स। अब कोप्राइम्स हैं तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम अब कंप्यूट करेंगे। स्टेप 2 में हमने कंप्यूट क्या करना है, एक नंबर n, कंप्यूट n विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और वो आपके पास आएगा 60 के इक्वल, ठीक हो गया। n कंप्यूट करने के बाद आपने क्या करना है, हर एक जो मोड आपके पास गिवन था, कंग्रुएंस जो गिवन थी उसमें से चीजें पिक करनी है और आपने उसको डिवाइड करना है। वो किस तरह से होगा, मैं कहती हूँ स्टेप 3 कंप्यूट n of i for each मॉडुलस, ठीक है। वो हम किस तरह से करेंगे, n1 पहले मैं लूंगी, वो आपके पास आएगा 60 डिवाइडेड बाय 3। n2 हम लेंगे 60 डिवाइडेड बाय 4 और n3 हम लेंगे 60 डिवाइडेड बाय 5। तीनों के निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20, ये आपके पास आएगा 15 और ये आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। आपने तीनों के
n तीनों नंबर्स के साथ मॉडुलस ले लेना है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने मॉडुलर इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो स्टेप 4 हम लेंगे, वो आपका आएगा कंप्यूट मॉडुलर इनवर्स ऑफ ईच MO5। ठीक है, तो MO5 हम किस तरह से लेंगे, सबसे पहले M1 के साथ ले लेते हैं। M1 के साथ आएगा 20 का इनवर्स मॉड 3 के साथ लेंगे। यहाँ पर 15 इनवर्स मॉड इसके साथ लेंगे 4 के साथ। ठीक है, और तीसरा हमारे पास आता है M3 विच इज इक्वल टू 12 की पावर -1 मॉड 5। और ये कॉन्ग्रुएंट किसके साथ है, अब वो नंबर देख लेते हैं। हमारा 3 किसके साथ कॉन्ग्रुएंट था, ये 2। ये वाला नंबर हमारा कॉन्ग्रुएंसी थी इसकी 3 के साथ और इसकी कॉन्ग्रुएंसी किसकी थी 1 के साथ। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है कि जो मॉडुलर इनवर्स हमारे पास गिवन है क्या इक्वल आते हैं हमारे दूसरी जो कॉन्ग्रुएंसी गिवन है उससे। तो अब अपने लास्ट स्टेप में इनको कंबाइन करने की कोशिश करनी है। वो किस तरह से होगा कि आपने x कंप्यूट करना है। अब x कंप्यूट कैसे होगा आपके पास, ठीक है। अब हमने इसका ओवरऑल मोड करना है 60 के साथ। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने 3 स्पेसेस खाली छोड़ी हैं वो हमने क्या करनी है, इनके मॉडुलर इनवर्स निकालने हैं हमने। ठीक है, मॉडुलर इनवर्स मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था कि आपने क्या करना है, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन यूज करना होगा। ठीक है, तो मॉडुलर इनवर्स हम लोग यहाँ पे तीनों के निकालेंगे और तीनों के मॉडुलर इनवर्स निकालने के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है 2, इसकी वैल्यू आती है 3 और इसकी वैल्यू आती है 3। ठीक है, ये वैल्यूज को हम यूज करेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे। ये आपके पास आएगा 80 + 135 + 36 और इसका ओवरऑल मॉड ले लेंगे हम अपने नंबर 60 के साथ। तो आपके पास आंसर आएगा 251 मॉड 60 विच इज इक्वल टू 11। तो आपका x आ जाएगा 11। अब हम x को चेक करेंगे कि अगर 11 मॉड 3 किया जाए तो आपके पास आंसर क्या आता है 2। तो हाँ जी, यहाँ पे भी 2 था तो इसका मॉड भी हमारे पास 2 निकल रहा था। ठीक है, इस वाले के साथ चेक कर लेते हैं। 3 मॉड 4 का मतलब है आपके पास आएगा आंसर 3। ठीक है, तो 11 और 4 को चेक कर लेते हैं। तो 3 का भी रिमाइंडर निकल रहा है यानी कि 11 आंसर अभी तक ठीक है। उसके बाद आए 1 का मोड लें 5 से तो 1 ही आंसर आता है। तो अगर मैं 5 के साथ 11 का मोड लूं तो 5 2 इज 10। ठीक है, और मेरे पास रिमाइंडर आ गया है 1। तो यानी कि x इक्वल्स टू 11 अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो हमारी इक्वेशंस जो है वो इसको फुलफिल कर देंगी। तो ये है जी आपका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कि अगर आपके पास 3 डिफरेंट को प्राइम नंबर्स के साथ मॉडुलस की कॉन्ग्रुएंसी गिवन हो तो आप उनमें जो x है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया।
एक ये क्वेश्चन हो गया। मॉडुलर इनवर्स अक्सर बच्चों को मसला आने लग जाता है कि किस तरह से लेना है। तो मॉडुलर इनवर्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको हिल साइफर में मॉडुलर इनवर्स लेना सिखाया है। तो जिन बच्चों को मसला आएगा मॉडुलर इनवर्स लेते हुए, वो हिल साइफर वाली स्लाइड्स में से जाके देख लें। यहाँ हिल साइफर की अब जो हमने वीडियो डाली हुई है उसमें हमने इनवर्स निकाल के दिखाया हुआ है, तो वहां से भी आप इनवर्स का तरीका देख सकते हैं किस तरह से लेना। ठीक है, ये आपने कर लिया। इसके बाद आ जाते हैं वापस हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर। सिंपल यूक्लिडियन एल्गोरिदम में आपने अगेन फॉर्मूला आपका क्या है, कोई भी एक नंबर है, इधर यहाँ पे आप अगर अपनी स्लाइड्स में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ई इंटू मॉड एन, और मैंने आपको वैसे बताया हुआ है ई इंटू डी मॉड एन इक्वल्स टू 1। मैंने फाइव पेन के साथ आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये सेम चीज है दोनों। अच्छा, अब अगर मैंने इसको सॉल्व करना हो यूक्लिडियन को तो मैं किस तरह से करूंगी। लेट से मेरे पास दो नंबर गिवन है ए और एक्स जो है। ठीक है, अगर मेरे पास ए आपके पास लेट से 54 गिवन है और एक्स मेरे पास 39 गिवन है, मैंने इन पे यूक्लिडियन एल्गोरिदम अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे एक अदद टेबल बनाना होगा जिसमें मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगी, फिर ए लिखूंगी, बी लिखूंगी और उसका रिमाइंडर लूंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास किस तरह से आएगा, ए और बी में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। हाँ जी बेटा, ए और बी में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 34 और 39। इनकी डिवीजन करेंगे हम। ठीक है, जैसे ही आपके पास डिवाइजर में जीरो आता है तो आप स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी, आपके पास लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर क्या आया था, 3। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर। मैम ये क्यू में 1 2 1 1 2 कहाँ से है? नाइस क्वेश्चन। मैम ये 39 को, क्वोशंट है। हाँ जी ऑब्वियस सी बात है, क्यू लिखा हुआ है, ये क्यू, ये आर, क्वेश्चन टू रिमाइंडर। ठीक है, ठीक। ठीक हो गया। हाँ जी, यूक्लिडियन भी आपका उसी तरह से है जैसे आपने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन किया था, बस ये है कि एक्सटेंडेड यूक्लिडियन में मैंने T1 T2 और टी भी ऐड किए हुए थे, यहाँ पर आपने वो नहीं ऐड करने। और इसमें उसमें आप देखते थे T1 की लास्ट वैल्यू क्या थी, यहाँ पर आपने देखना है रिमाइंडर में लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर क्या है, जीरो नहीं नॉन जीरो रिमाइंडर। तो वो मेरे पास इस टाइम 3 आया है, तो 3 आपका जीसीडी निकला है। ठीक है, तो जीसीडी आपके पास क्या है, 3। ठीक हो गया, ये आपके पास हो गया यूक्लिडियन एल्गोरिदम। एक्सटेंडेड यूक्लिडियन मैंने करवा दिया हुआ है, वो मैं आपको दोबारा नहीं करवाऊंगी। उसके बाद आपके पास आता है मॉड्यूलर इनवर्स निकालना। ठीक है, तो मॉड्यूलर इनवर्स आपने किस तरह से निकालना है, मैंने आपको उसके लिए फॉर्मूला में वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट करवानी है और फिर आप लोगों ने उस चीज को सॉल्व करके दिखाना है। तो मॉड्यूलर इनवर्स एक देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगा। ठीक है, मॉड्यूलर इनवर्स में लेट से अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन इस तरह से गिवन हो कि आपने प्रूव करना हो a इंटू एक्स इज मॉड n, ये इक्वेशन है, और आपके पास a गिवन हो 1 2 3 4 6 और आपने इसका मॉड
m करना हो 6 7 8 9, ये आपके पास अगर क्वेश्चन है, आप इसका मॉड्यूलर इन्वर्स किस तरह से निकालेंगे?